अखियों की नींद मैंने फूकों से उड़ा दी, गिन गिन तारे मैंने उंगली जलाई है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से आपके अपने चैनल जन कवि जय हो में। दोस्तों, इस YouTube चैनल के माध्यम से मेरे द्वारा जो आपके आगामी एग्ज़ाम होने हैं उत्तराखंड के अंदर वीडियो वीडियो का, उसके लिए स्पेशल उत्तराखंड जीके की क्लासेस चलवाई जा रही है। और उसी क्रम में हमने जो अपना दूसरा चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है उत्तराखंड का इतिहास, उसी का आज एक टॉपिक मैं आप लोगों के बीच लेकर आया हूं, उत्तराखंड का राजवंश। तो आज हम किस टॉपिक को पढ़ने वाले हैं? उत्तराखंड का राजवंश। सभी लोग सेंटर में हेडिंग डाल दीजिएगा, उत्तराखंड का राजवंश। अब आप लोग ध्यान देना कि उत्तराखंड के राजवंश के अंतर्गत हमने क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। जिस तरीके से मैं एक फ्लो चार्ट यहाँ पर बना रहा हूँ, आप हूबहू इसी तरीके से अपनी कॉपी में बनाएंगे। सबसे पहले हम क्या देखेंगे? प्राचीन इतिहास, उसके अलावा मध्यकालीन इतिहास, उसके बाद हम देखेंगे आधुनिक इतिहास, उसके बाद हम देखेंगे राज्य गठन के बाद का इतिहास। क्लियर है? अभी हम लोगों ने किस वाले सेक्शन पे फोकस करना है? पहले हम प्राचीन इतिहास वाला जो हमारा भाग है ये चलेगा कम से कम 4-5 दिनों तक। क्लियर है? और बहुत परीक्षावाणी पे इसका बहुत ही कम सार बताया गया है, लेकिन हमको इसको पूरा तोड़ तोड़ के पढ़ना है। ठीक है? और बहुत डीप हमने इसको पढ़ना है। तो सबसे पहले आप लोग देखना, प्राचीन इतिहास में हम लोगों ने क्या क्या टॉपिक कवर करने हैं, उन टॉपिकों के नाम मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। आप लोगों ने पढ़ना है इसमें कुनिंद वंश, कुनिंद वंश पढ़ना है। उसके बाद हम पढ़ेंगे शक राजवंश। उसके बाद हमने पढ़ना है कुषाण राजवंश। फिर हमने पढ़ना है नागवंश। फिर हम यहां पर पढ़ेंगे मोखरी वंश। फिर हम पढ़ेंगे हर्षवर्धन का जो समय था, यहां पर वो पढ़ना है। उसके बाद हमने पढ़ना है पौरवों का वंश। उसके बाद हमने पढ़ना है अराजकता का काल। उसके बाद हमने पढ़ना है कत्यूरी वंश के बारे में, या आप लिख सकते हैं बसंत देव के बारे में। एक बार जो ये फ्लो चार्ट मैंने बनाया है इसको आप समझ लीजिए थोड़ा सा। हमने आज से क्या शुरू किया है? उत्तराखंड का राजवंश पढ़ना हमने प्रारंभ कर लिया है। उत्तराखंड के राजवंश हमने जो हिस्ट्री पढ़नी है वो 4 भागों में तोड़ के हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम प्राचीन इतिहास पढ़ेंगे जो हमारा लगभग 4 से 5 दिनों तक यहाँ पर चलेगा। उसके बाद मध्यकालीन इतिहास पढ़ना है जहाँ हमने चंदवंश, पंवार वंश के बारे में पढ़ना है। उसके बाद हमने आधुनिक इतिहास पढ़ना है। आधुनिक इतिहास के अंतर्गत हम गोरखा शासन, ब्रिटिश शासन के बारे में पढ़ेंगे। और राज्य गठन, उसके अलावा राज्य गठन के बाद का हमने यहाँ पर इतिहास पढ़ना है। क्लियर है?
अब देखिए, सबसे पहले जो आपका पूरा का पूरा फोकस अभी रहना है वो रहना है प्राचीन इतिहास के ऊपर। ठीक है, ये सारी चीज़ें मैंने एक्स्ट्रा आपको इसलिए लिखाई क्योंकि आप लोगों को एक क्रम से चीज़ें ध्यान रहे और क्रम से ही हम यहाँ पर क्या करेंगे, सारी की सारी कुछ सारी चीज़ों को हम यहाँ पर करने वाले हैं। सबसे पहले आप लोगों को ध्यान रखना है कि प्राचीन इतिहास के अंतर्गत हमने क्या पढ़ना है, कुनिद वंश पढ़ना है उसके बाद शक राजवंश पढ़ना है, कुषाण राजवंश पढ़ना है, नाग वंश पढ़ना है, मोखरी वंश के बारे में पढ़ना है, हर्षवर्धन का जो यहाँ पर काल राज रहा उसके बारे में पढ़ना है, पौरवों के वंश के बारे में पढ़ना है, अराजकता का काल पढ़ना है और कत्यूरी वंश के बारे में पढ़ना है। क्लियर है। अब आज हम जिस टॉपिक को यहाँ पर करेंगे उस आज हम यहाँ से एक टॉपिक लेंगे और उसको कंप्लीट करेंगे, वो है कुनिद वंश। ठीक है, डिटेल से हम इसको पढ़ेंगे और उतना ही डिटेल से पढ़ेंगे जितना हमारी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। अब मैं इसको मिटा देता हूँ और आप लोग बिल्कुल सेंटर में हेडिंग डाल दीजिएगा कुनिद राजवंश। हेडिंग डाल दीजिए आप लोग कुनिद राजवंश। इसमें हमने क्या करना है, एक तो हमने इनके जो शासक रहे इस राजवंश के उनके बारे में पढ़ना है और दूसरा हमने पढ़ना है कुनिद शासन के बारे में। किसके बारे में? कुनिद शासन के बारे में। सबसे पहली बात जो आप लोगों को इसमें ध्यान रखनी है, जो लिखनी है आप लोगों को, वो लिखनी है यहाँ उत्तराखंड में राज करने वाली पहली राजनीतिक शक्ति थी। क्लियर है। एक प्रश्न आपका यहीं से बनेगा कि उत्तराखंड में पहली बार राज करने वाली राजनीतिक शक्ति कौन थी, तो वो लोग कौन थे, वो थे कुनिद। क्लियर है। उसके अलावा जो इनका शासनकाल का समय रहा, जिस तरीके से मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ उसी तरीके से आप लोगों को अपनी कॉपी में लिखना है। शासनकाल का जो समय रहा वो रहा 1500 BC से लेकर 3 AD तक। क्लियर है। अगर आपसे इनका कालक्रम पूछा जाता है तो क्या रहा, 1500 BC से लेकर 3 AD तक। अब जो ये कुनिद लोग हैं इनको 3 रूपों में जाना जाता है, 3 रूपों में जाना जाता है। अब वो 3 रूप कौन कौन से हैं? इस तरीके से, जिस तरीके से यहाँ पे नोट्स फॉर्म में मैं बना रहा हूँ उसी तरीके से आपको करना है। सबसे पहले आपको ध्यान कुनिद तो जाना ही जाता है, ठीक है। उसके अलावा पुलिंद, ठीक है, कुनिद हो गया, पुलिंद हो गया और यहाँ पे आप कर लेना कुलिंद कर लेना, पहले कुलिंद और लास्ट में पुलिंद। इन 3 नामों से इनको जाना। अगर कुनिद कहें, कुनिद कहे, कुलिंद कहे या पुलिंद कहे, तो ये बात किसके बारे में हो रही है? कुनिद राजवंश के बारे में हो रही है। इतना आप लोगों को ध्यान रखना है। उसके अलावा अब देखो, जो कुनिद बोला गया है उनको किस में बोला गया है? एक तो बोला गया है मार्कंडेय
पुराण में, दूसरा बोला गया है भविष्य पुराण में, भविष्य पुराण में, और तीसरा जो जिक्र मिला है वो मिला है मुद्राएं या जो सिक्के होते थे इस टाइम के, इनके टाइम के, उनमें क्या मिला है, कुणित शब्द मिला है इनके लिए। क्लियर है, इतना आप लोगों को समझ में आ गया है होगा। ठीक है, अब कुलिंद किसमें कहा गया है, तो महाभारत में, महाभारत के अंदर इनके लिए वन पर्व और सभा पर्व के भीतर, वन पर्व और सभा पर्व में इनको क्या कहा गया है, कुलिंद कहा गया है। उसके अलावा आप लोगों ने पाणिनि का नाम सुना होगा, पाणिनि, जिन्होंने क्या किया, पाणिनि की अष्टाध्याय में, पाणिनि की अष्टाध्याय में इनके लिए क्या शब्द यूज हुआ है, कुलिंद शब्द यूज हुआ है। क्लियर है। उसके अलावा आप लोगों को क्या ध्यान रखना है, जो पुलिंद शब्द प्रयोग हुआ है ये हुआ है कालसी अभिलेख में। आपको मैंने कल कालसी अभिलेख पढ़ाया था, तो वहां बताया था मैंने कि इस क्षेत्र को क्या बोला गया है, अपरांत बोला गया है, और इनके जो यहाँ के निवासी हैं उनको क्या बोला गया है, पुलिंद बोला गया है। ठीक है, तो जो ये चीज़ें हैं, जो महाभारत ग्रंथ है और मार्कंडेय पुराण भविष्य, ये तो हो गए आपका किस प्रकार, ये दो आपके किस प्रकार के स्रोत हो गए, साहित्यिक स्रोत हो गए। कैसे स्रोत हो गए, साहित्यिक स्रोत हो गए। और जो ये है कालसी अभिलेख है, ये कैसा स्रोत है, पुरातात्विक स्रोत है। क्लियर है। उसके अलावा अगर इनका निवास का पूछा जाता है तो निवास इनका कहाँ था, मध्य हिमालय में था, मध्य हिमालय में इनका निवास था, और यमुना घाटी व कालिंदी में, कालिंदी घाटी में। बस इतनी सी चीजें आप लोगों को इनके बारे में थोड़ा सा ध्यान रखनी है। अब देखो एक बार पूरा का पूरे जो हमने यहाँ पे डायग्राम के माध्यम से, जो भी मैंने यहाँ पे एक फ्लो चार्ट बनाया उसके माध्यम से मैं आप लोगों को क्या करता हूँ, पूरा का पूरा एक बार फिर से आप लोग इसको क्या कर लिए, देख लीजिए। देखिए कुलिंद जो राजवंश है, ठीक है, इसके बारे में हम क्या करेंगे, पहले तो हम कुलिंद शासन के बारे में जानेंगे, फिर हम जो यहाँ पर शासक हुए इनके, उनके नामों को भी जानेंगे, और कहाँ से हमें वो जानकारी मिली है उस चीज़ के बारे में भी जानेंगे। क्लियर है। अब देखिए आप लोग, सबसे पहले आप अगर इनका निवास पूछा जाता है तो आपको बस इतना ध्यान रखना है कि मध्य हिमालय जो क्षेत्र है वहाँ पर इनका निवास था। ठीक है, यमुना घाटी और कालिंदी घाटी। ठीक है, देखो जो यमुना नदी है वो कालिंदी पर्वत से इसका क्या है, उद्गम है, तो इसको क्या बोला जाता है, कालिंदी भी बोला जाता है। ठीक है, कालिंदी नदी के नाम से भी किसको जाना जाता है, यमुना नदी को जाना जाता है। अब देखिए शासक हम बाद में पढ़ेंगे, पहले हम क्या पढ़ रहे हैं, कुलिंद शासन के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, पहला प्रश्न तो यही बनता है कि उत्तराखंड में राजनीतिक शक्ति कौन थी सबसे पहले। ठीक है, तो वो क्या है, आंसर क्या हो जाएगा, कुलिंद लोग। ठीक है, कुलिंद राजवंश। उसके अलावा जो इनका शासनकाल का जो समय रहा वो कब से कब तक रहेगा, ठीक है, 1500 BC से लेकर 3 AD तक रहा। कब से कब तक रहा, 1500 BC से लेकर 3 AD तक रहा। ठीक है, अब देखिए साहित्य, इनको 3 रूपों में जाना जाता है, कुलिंद भी इन्हीं को बोलते हैं, पुलिंद भी इनको बोलते हैं, और कुलिंद भी इनको बोलते हैं। क्लियर है। अब देखो जो कुलिंद कहा गया है वो मार्कंडेय पुराण में कहा गया है। किस पुराण के अंतर्गत कहा गया है, मार्कंडेय पुराण के अंतर्गत कहा गया है। भविष्य पुराण में भी कुलिंद बोला गया है, और जो इनके टाइम पीरियड की क्या है मुद्राएं हैं उसमें भी क्या बोला गया है, इनके लिए कुलिंद बोला गया है। ठीक है, लेकिन महाभारत के वन पर्व और सभा पर्व में इनके लिए कुलिंद बोला गया है। क्लियर है। जो पाणिनि की अष्टाध्यायी है उसमें इनके लिए क्या बोला गया है, कुलिंद ही बोला गया है। क्लियर है। उसके अलावा पुलिंद किस में बोला गया है, एकमात्र स्रोत है कालसी अभिलेख में इनके लिए क्या शब्द। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, और जो इन लोगों का यहाँ पर शासन रहा उसको 3 भागों में बांटकर हम लोग पढ़ते हैं,
और इनके द्वारा यहाँ पर क्या क्या चीज़ें की गई उसके बारे में हम लोग अब यहाँ पर अच्छे से समझते हैं। चलिए, अगर हम इनके शासनकाल को, ठीक है, इनके शासनकाल को कितने भागों में बांटे? 3 भागों में। 1500 BC से लेकर कब तक रहा? 3 AD तक रहा। 3 भागों में हम इसको बांट देते हैं। एक टाइम पीरियड हम बांटते हैं 1500 BC से लेकर 900 BC तक का। दूसरा हम बांटते हैं 900 BC से लेकर 200 BC तक का। नंबर तीसरा बांटते हैं 200 BC से लेकर 3 AD तक का। जो इस टाइम के कुणित कहलाए वो कहलाए प्राचीन कुणित। 900 से 200 BC तक के कहलाए मध्यकालीन कुणित। ये हमने पढ़ने की सहजता के लिए इनका कालखंड बांटा है। 200 BC से 3 AD तक के जो कुणित कहलाए वो कहलाए उत्तरवर्ती कुणित। क्लियर है? अब जो ये प्राचीन कुणित है इनके बारे में कोई विशेष जानकारी नहीं है। कोई विशेष जानकारी नहीं है सिवाय महाभारत के। अब देखो महाभारत में क्या चीज़ है। महाभारत में आप लोगों ने एक तो राजा सुबाहु का नाम सुना होगा। किसका नाम? राजा सुबाहु का नाम सुना होगा। और दूसरा आपने राजा विराट का नाम सुना होगा। विराट की ही पुत्री कौन थी? उत्तरा थी। और उत्तरा से किसका विवाह हुआ? अभिमन्यु का विवाह हुआ था। ठीक है। जो ये राजा सुबाहु थे इन्होंने एक उपाधि ली थी। क्या उपाधि ली थी इन्होंने? कुणाधिपति। अगर आपसे पूछा जाता है कि कुणाधिपति की उपाधि किसने ली थी तो राजा सुबाहु ने ली थी। क्लियर है? उसके अलावा जो इनकी राजधानी थी तो इनकी राजधानी श्रीनगर थी। कहाँ थी? श्रीनगर, जो कहाँ पड़ता है? पौड़ी में पड़ता है। बस इतना आपको यहाँ इनके बारे में क्या करना है? ध्यान रखना है। उसके अलावा राजा विराट के बारे में क्या था कि इनकी जो राजधानी थी वो कहाँ थी? विराटनगर। कहाँ थी? विराटनगर थी। क्लियर है? इतनी सी जानकारी आप लोगों को प्राचीन कुणित के बारे में रखनी है। अब देखो जो मध्यकालीन कुणित थे उस टाइम पीरियड पर क्या स्थिति थी। देखो यहाँ पर किसी भी शासक का क्या नहीं मिलता है? उल्लेख नहीं मिलता है। ठीक है। ना ही कोई कुणित कालीन सिक्के प्राप्त होते हैं। अब देखो ये सारी चीज़ें क्यों नहीं होती है, क्या कारण रहता है इन सब के पीछे? तो वह रहता है इस टाइम पे भारत में महाजनपदों का क्या हुआ? उदय हुआ। ठीक है। दूसरी बात, जो इस टाइम पर जो ये 900 से 200 BC तक का जो टाइम है, यहाँ तक इनकी राजधानी जो थी वो थी कालसी में। कुणिदों की राजधानी कहाँ थी? कालसी। राजधानी आप सीधे लिख लीजिए कालसी। अब ऐसा कहाँ से प्राप्त हुआ है? ठीक है, कालसी अभिलेख से जानकारी। ठीक है, कालसी अभिलेख से ये जानकारी मिलती है। बस इतनी सी चीज़ें आपको क्या करनी है? मध्यकालीन कुणित के बारे में ध्यान रखनी है। अभी समझाऊंगा इसको पूरा ढंग से।
उत्तरवर्ती कुणिद में आप लोगों को क्या ध्यान रखना है, यहाँ आपको ध्यान रखना है कि जो ये लोग उत्तरवर्ती कुणिद थे, इस क्षेत्र पे इन्होंने राज किया अशोक के बाद राज किया इन्होंने, ठीक है, अशोक के बाद राज किया। क्लियर है। और इन्हीं के द्वारा शत्रुघ्न नगर बसाया गया, ठीक है, जो कहाँ है, सहारनपुर में है। बस, ठीक है, बसाया गया। अब देखिए हम लोग इसका पूरे के पूरे का एक बार फिर से ओवरव्यू ले लेते हैं। अगर हम बात करें कुणिदों के शासनकाल की, तो इनका शासनकाल कब से कब तक रहा, 1500 BC से लेकर 3 AD तक रहा। क्लियर है। हम क्या करते हैं, अपनी पढ़ने की सुविधा के लिए इनके टाइम पीरियड को 3 भागों में बांट देते हैं। पहला 1500 BC से लेकर 900 BC तक का, दूसरा 900 BC से लेकर 200 BC तक का, और तीसरा 200 BC से लेकर 3 AD तक का। क्लियर है, इतना हो गया। अगली चीज़, जो 1500 से लेकर 900 BC तक का जो टाइम पीरियड है, जो जिन कुणिदों ने यहाँ पर राज किया, उनको हमने बोला प्राचीन कुणिद, ठीक है। इनके बारे में कोई भी विशेष जानकारी नहीं है सिवाय महाभारत के। महाभारत के अंदर 2 राजाओं का उल्लेख मिलता है, एक राजा शुभाव का और दूसरा राजा विराट का, ठीक है। अब देखो, जो राजा शुभाव है, इन्होंने ली एक उपाधि ली जिसका नाम क्या था, कुणादि आधिपति। कुणादि आधिपति के नाम से इन्होंने क्या ली, उपाधि ली। क्लियर है। जो इनकी राजधानी थी वो कहाँ थी, श्रीनगर के अंदर थी। कहाँ थी, श्रीनगर के अंदर थी। और श्रीनगर आपको पता है कहाँ पड़ता है, पौड़ी के अंदर पड़ता है। क्लियर है इतना। उसके अलावा राजा विराट का जिक्र मिलता है। राजा विराट की राजधानी कहाँ है, विराट नगर के अंतर्गत है। बस इतना, ये सेगमेंट हमारा पूरा हो गया। अगले भाग की हम बात करें, मध्यकालीन जो कुणिद है, यहाँ पर किसी भी शासक और किसी भी कुणिद कालीन जो सिक्के थे उनका उल्लेख नहीं मिला है, कुछ भी हमें प्राप्त नहीं हुआ है। क्यों, इसका कारण ये है कि इस टाइम पर जो ये टाइम पीरियड था, इसमें भारत के अंदर महाजनपदों का क्या हो रहा था, उदय हो रहा था, ठीक है। उसके अलावा अब देखो, जो राजधानी कुणिदों की इस टाइम ड्यूरेशन के अंतर्गत थी वो थी कालसी के अंदर। और ये जानकारी कहाँ से मिलती है, कालसी अभिलेख से मिलती है। तीसरी चीज़, 200 BC से लेकर 3 AD तक का जो टाइम पीरियड है वो उत्तरवर्ती कुणिद कहलाए, ठीक है। और जो उत्तरवर्ती कुणिद हैं, ये इन्होंने कब यहाँ पर राज किया, अशोक की मृत्यु के बाद। जब अशोक के बाद इन्होंने क्या किया, यहाँ पर अपना शासन किया। उसके अलावा जो शत्रुनगर शहर है, ठीक है, ये इन लोगों के द्वारा बसाया गया, जो कहाँ पड़ता है, सहारनपुर के अंतर्गत पड़ता है। यानी कि जिसको आज की डेट में क्या बोला जाता है, सहारनपुर बोला जाता है। इतनी चीज़ें आप लोगों की क्लियर हो गई होगी। मैं इसको क्या कर देता हूँ, मिटा देता हूँ। आप बिल्कुल इसी तरीके से नोट्स बनाते रहिए और नियमित रूप से पढ़ते रहिए। अब हम आगे बात करेंगे कुणिद वंश के शासकों के, जो भी यहाँ पर नाम हैं उनकी, हम जो भी हमें जानकारी प्राप्त हुई है उनके बारे में। आप लोग हेडिंग डाल दीजिए, कुणिद वंश के शासक। इस तरीके से आप लोग हेडिंग डाल दीजिए। इनके बारे में लिखना क्या है, सबसे पहली बात, इन्होंने खस प्रजाति के ऊपर राज किया। क्लियर है। दूसरी बात आप लोगों ने इनके बारे में क्या लिखनी है, इन्होंने खसों से मैत्रीपूर्ण रिश्ते बनाए। क्लियर है। उसके अलावा आप लोगों को क्या लिखना है, खसाधिपति कुणिदों को ही कहा जाता है।
क्लियर है? कुनिद वंश के शासकों के बारे में आप लोगों को क्या क्या चीज़ें पता होनी चाहिए। एक तो ये पता होना चाहिए कि इन्होंने खस प्रजाति के ऊपर राज किया। उसके अलावा इन्होंने खसों के साथ क्या किया, मैत्रीपूर्ण रिश्ते बनाए। उसके अलावा खसाधिपति कुनिदों को ही कहा जाता है। ठीक है, अब जो भी हमें नाम प्राप्त हुए हैं खस शासकों के, उनको मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। सबसे पहले नाम लिखना है आपने विश्वदेव। किसका नाम लिखना है? विश्वदेव का नाम लिखना है। और इसके आगे आपको सिर्फ इतना लिखना है, कुनिदों का प्रथम शासक माना जाता है। कुनिदों का प्रथम शासक माना जाता है। क्लियर है? दूसरा नाम लिखना है आपने अग्रराज का। अग्रराज का। क्लियर है? तीसरा नाम लिखना है आपको धनभूति। धनभूति फर्स्ट का। चौथा नाम लिखना है आपने धनुभूति। एक बार दोस्तों इसका पूरा का पूरा ओवरव्यू हम ले लेते हैं। इन्होंने जो ये कुनिद शासक थे, इनके द्वारा खस जाति के ऊपर राज किया जाता है। इन्होंने खसों के साथ मैत्रीपूर्ण रिश्ते बनाए। इनको ही खसाधिपति कुनिद कहा जाता है। उसके अलावा जिन शासकों के नाम की जानकारी प्राप्त होती है वो है विश्वदेव। ये कुनिदों के प्रथम शासक इनको माना जाता है। उसके अलावा अग्रराज का नाम आपको ध्यान रखना है, धनभूति फर्स्ट है, धनभूति सेकंड है। उसके अलावा पांचवें जो शासक हैं अमोघभूति, इन्हें कुनिद वंश का सबसे शक्तिशाली राजा माना जाता है। जानकारी मुद्रा के द्वारा इनके जो मुद्राएं प्राप्त होती है कुमाऊं से, उनके द्वारा प्राप्त जानकारी इनके बारे में मिलती है। ठीक है, उस मुद्रा में देवी व तथा मृग का अंकन किया गया है और प्राकृत भाषा में एक वाक्य लिखा गया है, राज्य कुनिन्दस्य अमोघभूतिस् महाराजस्य। ठीक है, उसके अलावा शिवदत्त, शिवपाली, हरिदत्त, भागवत और छत्रेश्वर नामक राजाओं का नाम इस वंश के अंतर्गत आता है। ठीक है, आज हमारे द्वारा कुनिद वंश जो राजवंश है उसको कंप्लीट कर दिया गया है। आगे कल जो वीडियो आएगी उसके अंतर्गत हम शक वंश के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों आप लोग इसी तरीके से वीडियोस को देखते रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा इन वीडियोस को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना आप लोग ना भूलें। बाकी जय हो, मिलते हैं आप सभी लोगों से कल की वीडियो में।